हेलो एवरीवन, ये हमारा थर्ड लेक्चर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। और आज हम देखेंगे जितने भी रिएक्शन हमें पढ़ने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको हम कंप्लीट करेंगे, वो बहुत सी शॉर्ट टाइम के अंदर। और इसमें मैंने बहुत सारे इजी ट्रिक्स बताए हैं, बहुत सारे एक्टर्स के नाम भी हैं ट्रिक्स में जो कि आपको याद रखने में हेल्प करेंगी। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है कॉन्टैक्ट एंड लीड चैम्बर प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? कॉन्टैक्ट एंड लीड चैम्बर प्रोसेस। अब ये देखो, इसमें एक ट्रिक है। देखिए जो सलमान खान सर है ना, जो सलमान खान सर है वो अपने कांटेक्ट के लोगों को लीड रोल देते हैं। सलमान खान सर जो हैं वो अपने कांटेक्ट के लोगों को लीड रोल प्ले करने के लिए देते हैं। तो सलमान से याद आएगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड, सल से सल्फ्यूरिक एसिड, कांटेक्ट से आना चाहिए कांटेक्ट प्रोसेस, और लीड से लीड चैम्बर प्रोसेस। तो कांटेक्ट प्रोसेस और लीड चैम्बर प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिलेगा? हमें उस प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है वो देखने को मिलेगा, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है वो देखने को मिलेगा, राइट। सेकेंड प्रोसेस है अपना ओस्टवाल्ड एंड बीकरलैंड आइड, है ना। ओस्टवाल्ड एंड बीकरलैंड आइड, इस वाले प्रोसेस से हमें देखने को मिलेगा कि नाइट्रिक एसिड कैसे फॉर्म होती है। और इसका ट्रिक बताता हूँ कि जो नाइट होती है, नाइट के समय में बाहर क्या होती है? ओस गिरती है। नाइट के समय में बाहर क्या होती है? ओस गिरती है। तो नाइट से याद आएगा नाइट्रिक एसिड, बाहर से याद आएगा बीकरलैंडाइड, और ओस से ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस से हमें देखने को क्या मिलता है? नाइट्रिक एसिड फॉर्म कैसे होती है वो देखने को मिलेगा। अब थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। थर्ड है हार्मोनियम। देखो इसमें ट्रिक है हार्मोनियम। हार्मोनियम का मतलब क्या है? हार से याद आना चाहिए आपको हैबर प्रोसेस। क्या चाहिए? हैबर प्रोसेस। और अमोनियम से अमोनिया, अमोनियम से अमोनिया। तो हैबर प्रोसेस के मदद से हमें अमोनिया फॉर्म होती है वो पता चलता है। तो हमने तीन प्रोसेस अभी देख लिया। पहला प्रोसेस देखा हमने कॉन्टैक्ट एंड लीड चैम्बर प्रोसेस, जिसके थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। सेकंड हमने देखा ओस्टवाल्ड एंड बीकरलैंडाइड, जिसके थ्रू हमें नाइट्रिक एसिड फॉर्म कैसे होता है वो देखने को मिलता है। तीसरा हमने पढ़ा हैबर प्रोसेस, जिसके थ्रू हमें अमोनिया कैसे फॉर्म होता है वो देखने को मिलता है। उसके बाद है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में पूछा गया था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन जो जानते हैं वही सॉल्व कर सकते थे। इसमें क्या था? देखो सॉल्वे प्रोसेस में क्या जो होता है ना, सॉल्वे में हमें क्या क्या फॉर्म होता है? सॉल्वे प्रोसेस से हमें सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता होगा वो देखो, के अंदर ही ट्रिक छुपा है। देखो सोल्वेज, सो SOL है VAY। अब SOL है तो SO को पकड़ो, ये SO से बनेगा सोडियम। क्या बनेगा? सोडियम, है ना, सोडियम। अब ये बचा क्या? वे का मतलब क्या होता है? वे का मतलब होता है रास्ता। रास्ते में कौन चलता है? कार चलती है, राइट। तो सोडियम और कार, तो कार से आना चाहिए कार्बोनेट। क्या आना चाहिए? कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जैसे सॉल्वे प्रोसेस से। ये है ट्रिक, है ना। मैं डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि आपको उतना जरूरी भी अभी नहीं है। नीट में ऐसा ऐसा थोड़ी है कि आपको रिएक्शन करने को मिलता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, तो डायरेक्टली आपको याद भी रखना चाहिए कि सॉल्वे प्रोसेस से हमें सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, राइट। एक है डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस के थ्रू हमें क्या फॉर्म होता है? डेकन प्रोसेस के थ्रू हमें Cl2 का फॉर्मेशन होता दिखाई देता है। हमें डेकन प्रोसेस के थ्रू क्या मिलता है? Cl2 मिलता है। और एक होता है डाउन प्रोसेस, उसके थ्रू हमें फेनॉल मिलता है। क्या मिलता है? फेनॉल मिलता है। और ये फेनॉल से मिलता जुलता वर्ड है क्या? अल्कोहल। तो हम बोल सकते हैं कि इस डाउन प्रोसेस से हमें फेनॉल भी मिलता है और अल्कोहल भी मिलता है। उसके बाद हमें पढ़ना है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट को मैंने बहुत ही इजी से समझाया है। देखो कैसे, यहाँ बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। ये बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, राइट। हम जब इधर से इधर राइट टू लेफ्ट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ये तो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ती है, कब घटती है, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ता है, कब घटता है, ये सब मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप पहले उसको देख कवर करें, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आए। ओके। अब देखो, अगर हम बात करें इस बोरोन का, तो बोरोन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, राइट। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फर्स्ट सेल में दो जाएंगे और सेकंड सेल में 3 जाएंगे। हमें पता है हम इसमें सब सेल की बात करते हैं तो सब सेल में हमने बांट दिया है। और हम अगर बात करें सिर्फ सेकंड सब सेल की, या फिर बोलो लास्ट सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन उसकी, तो लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के। वो कौन कौन से? NS2 और NP1, राइट। NS2 एंड NP1, राइट। हमने यहाँ 2s2 नहीं लिखा है, 2p नहीं लिखा है, बस मैंने यहाँ पर
2 की जगह क्या लिख दिया, n का यूज किया है। उसी तरह कार्बन की बात करें तो कार्बन के सब लास्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे, NH2 NP2। नाइट्रोजन में देखा जाए तो नाइट्रोजन में क्या होंगे, NH2 हो जाएंगे और NP3 हो जाएंगे, इसमें NH2 और NP4 हो जाएगा, राइट। हम इधर से इधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, देख सकते हो इलेक्ट्रॉन क्या क्या और एडिशन हो रहा है। इसमें क्या था, इसमें NP1 था, इसमें NP2 हो गया, इसमें NP3 हो गया और इसमें NP4 हो गया। और हम जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो इट मीन्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी घटेगा, राइट। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था 3, लेकिन यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था कितना, 4, यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर कितने थे, 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें था, हो जाएगा +4, राइट। तो अब यहाँ ट्रिक समझो, ध्यान से समझना है, ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। ये जो यहाँ मैंने बोला ना, ये 3 है, 4, 5 और 6, ये हमने इलेक्ट्रॉन भी बोला। और एक मजे की बात ये है कि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही होता है। बोरोन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5 और ऑक्सीजन का +6। अब देखो, ये जो हमने Ti का बोला ना, Ti में 1, Pb में 2, Bi में 3 एंड Po में 4, तो ये इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और दूसरी बात, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताता है, ठीक है। तो कंफ्यूज इसमें मत होना। अब देखो यहाँ और मजे की बात मैं बताता हूँ कि इसमें इनर्टनेस कौन शो कर रहा है, क्योंकि हमने इनर्ट पे इफेक्ट पढ़ा, तो इसमें इनर्टनेस तो कोई तो शो कर रहा होगा। इसमें इनर्टनेस शो करता है हमारा एस सबसेल, एस सबसेल इनर्टनेस शो करता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ध्यान से देखो, हमने जब बोरोन को लिखा था तो लिखा था NH2 एंड NP1, और इसमें कार्बन को लिखा था तो NH2 NP2, राइट। हम जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे तो बोरोन से नीचे जब Ti पे पहुंचे तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ +1 ही आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो अब बोलोगे तो ये इनर्टनेस S वाला कैरेक्टर ही शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन था जो S के पास, वो तो गायब हो गया। उसी तरह कार्बन पे आओ, यहाँ P2 था। अब यहाँ पर नीचे, ऊपर जब नीचे इस Pb के पास हम आते हैं तो देखते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब किसका हुआ है, एस कैरेक्टर का। उसी तरह नाइट्रोजन पे आओ, नाइट्रोजन पर था क्या, यहाँ पर हमने लिखा था NH2 NP3, और ये ऊपर से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर 3 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका मतलब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट ने शो किया है। तो कौन किया होगा, एस कैरेक्टर वाला ही किया होगा। तो यहाँ पर हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हो कि कौन शो करता है, तो एस कैरेक्टर शो करता है। क्लियर है। अब तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मैंने इसमें तीनों चीज मैंने बता दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको बता दिया है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी बता दिया, और बहुत ही सिंपल वे से हमने इनर्टनेस पेयर इफेक्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं ऑक्सी एसिड पे, और ऑक्सी एसिड के लिए भी मैंने ट्रिक बताया है। इसमें 2 कंफ्यूजन होती है आपको। पहला कंफ्यूजन आता है कौन मेटा एसिड होगा, कौन पायरो एसिड होगा और कौन ऑर्थो एसिड होगा, तो है ना। तो पहले कंफ्यूजन 1 पे आते हैं, उसके बाद हम कंफ्यूजन 2 पे हम आएंगे, है ना। तो पहला बात करते हैं मेटा एसिड की। मेटा का मतलब होता है मोनो, मेटा से का मतलब क्या समझना है आपको, मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, 1। मोनो का मतलब क्या होता है, 1 होता है। हम बोलेंगे इसमें 1 मोल ऑफ एसिड, चलिए बोलेंगे 1 मोल ऑफ एसिड माइनस 1 मोल ऑफ वाटर। जब हम किसी 1 मोल ऑफ एसिड में 1 मोल ऑफ वाटर को अगर हम माइनस कर दे, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसी को कहेंगे मेटा एसिड। अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, देखो एक रिएक्शन बन दिया हूँ, उस रिएक्शन को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम पता चल जाएगा, है ना। जैसा कि 1H3PO4 क्या है, हमने लिया है 1H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, राइट। इसमें हमने क्या किया, 1H2O को माइनस कर दिया। क्या कर दिया, 1H2O को अपन ने माइनस कर दिया। अब देखो 1H2O को जब अपन माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा HPO3। क्या रिजल्ट आएगा, HPO3। तो यही क्या है, अपना मेटा एसिड है, क्योंकि हमने क्या किया है, 1 मोल ऑफ एसिड लिया है और उसमें 1 मोल ऑफ वाटर को माइनस कर दिया, तो जो रिजल्ट आया वो हो गया क्या, मेटा एसिड। अब बात करते हैं पायरो एसिड की। पायरो का मतलब होता है 2, पायरो का मतलब क्या समझना है आपको, 2। इट मीन्स हम 2 मोल ऑफ एसिड लेंगे और उसमें सिर्फ 1 मोल ऑफ वाटर को माइनस करना है। यहाँ पर 2 मोल ऑफ वाटर माइनस मत कर देना, सिर्फ 1 मोल ऑफ वाटर में ही हम माइनस करेंगे 2 मोल ऑफ एसिड को, उसको बोलेंगे पायरो एसिड। अब इसके
भी एग्जांपल हैं, इसके भी एग्जांपल को अपन देखते हैं। जिसमें हमने लिया है 2H3PO4, क्या लिया हमने 2H3PO4, हमने देखो पायरुविक एसिड का क्या ले लिया 2 मोल लिया है, माइनस क्या करना है 1 मोल ऑफ वाटर के साथ, माइनस किसके साथ करना है 1 मोल ऑफ वाटर के साथ माइनस करेंगे। जब हम 1 मोल ऑफ वाटर के साथ इसको हम माइनस कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा H4P2O7, H4P2O7। देखो रिएक्शन में अगर आपको कोई डाउट आती है ना तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। पर आपको इतना तो ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन अगर हम कभी भी सॉल्व करते हैं ना, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना 2H3PO4, तो पहले आप उसको मल्टीप्लाई करके पहले उसको सॉल्व कर लो। जैसे 2H3 है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मतलब है H6PO2O8 ये हो जाएगा। उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर तो भी नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट करो ना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, तो हमने पायरो एसिड कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं ऑर्थो एसिड। ऑर्थो एसिड जो है ना बहुत ही इजी है, इसमें हमें जो भी एसिड रहेगा ना वही एसिड को बस लिख देना है। कोई भी वाटर को इसमें कोई भी 1 मोल ऑफ वाटर या फिर 2 मोल ऑफ वाटर के साथ माइनस नहीं करना है। जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा वही प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे कि H3PO4 है तो हमारा फाइनल रिजल्ट भी H3PO4 ही आएगा। राइट, अब आते हैं कंफ्यूजन 2 पे। कंफ्यूजन 2 में हमें आती है कि कौन हाइपोअस है, कब अस लगेगा, कब इक लगेगा और कब पर इक लगेगा। अब बोलोगे सर ये नाम ही मैंने पहली बार सुना है, ये क्या है हाइपोअस, ये अस क्या है, ये इक क्या है, ये पर इक क्या है। देखो ये सारे के सारे एसिड्स हैं, ये सारे के सारे एसिड्स हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हाइपोअस है और ये पर इक है, ऊपर से अगर हम नीचे की ओर अगर आते हैं, हाइपोअस से अगर पर इक की ओर आते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ रहा है। हम क्या बोलेंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ रहा है। राइट, मतलब कि हाइपोअस में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और पर इक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। राइट, अब यहाँ पर देखो एक मैंने एक यहाँ क्वेश्चन दिया है, देखो उसके थ्रू हम समझेंगे, है ना। ये देखो यहाँ हमने लिखा है सबसे पहले HClO, फिर लिखा है HClO2, HClO3, HClO4। ऊपर से जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमें देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब बोलोगे सर आप अचानक से हम चेक कैसे करें, जल्दी में चेक कैसे करें। देखो ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन पहले में क्या है सिंगल था, बाद में वहाँ O2 हुआ, फिर O3 हुआ, O4 हुआ, तो मतलब यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता जा रहा है। और हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इट मीन्स हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, उसका मतलब है कि हम हाइपोअस से पर इक की ओर जा रहे हैं। राइट, अब देखो इसको इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखना कैसे वो देखो। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले वाले को हाइपो क्लोरस एसिड, क्या लिखेंगे क्लोरस एसिड। अब ऐसा बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखेंगे, हमने तो सिर्फ हाइपोअस बोला था, हाइपोअस बोला था, देखो हाइपो बोला था। राइट, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा हाइपो लिखा। इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट था, तो क्लोरीन का हम लिखते हैं क्लोरो, क्या लिखते हैं क्लोरो लिखते हैं। और हमने क्या लगाया अस लगाया। राइट, और हमने पहले बता दिया था ये हाइपोअस अस एक पारंपरिक क्या है एसिड है, तो हम क्या लिखेंगे हाइपोक्लोरस एसिड। अब सेकंड का क्या है HClO2। अब सेकंड का नाम आप खुद बताओ मेरे को, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। हमने क्या अब यूज करना है अस यूज करना है, क्या यूज करना है अस यूज करना है, हाइपो वर्ड यूज नहीं करना ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट, हम क्या लिखेंगे क्लोरो, और क्या जोड़ना है इसमें अस जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा क्लोरस, और यह है क्या एसिड, तो क्लोरस एसिड। उसी तरह HClO3, अब HClO3 है, अब हमें क्या जोड़ना है इक लगाना है, तो हम यहाँ क्लोरो है ही, क्या हो जाएगा क्लोरिक, और ये एसिड है तो क्लोरिक एसिड। उसी तरह अब क्या है HClO4, अब HClO4 है तो हमें इसमें क्या लगाना है, देखो अब हमें यहाँ लगाना है पर और इक। तो पहले लगेगा पर, फिर यहाँ क्लोर क्या है क्लोरीन प्रेजेंट है तो लिखेंगे क्लोरो। अब क्या है IC मतलब एक, तो क्या हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड, क्या हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। राइट, देखो ये भी कंफ्यूजन अपन ने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। राइट, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ एसिड, बहुत सारे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, और उसके एसिड का जो नंबर हमने लिखा है ना वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो उसमें कंफ्यूजन मत होना, बस यही ट्रिक आपको होना चाहिए कि जब हम हाइपोअस से पर इक की ओर आते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। देख सके हमने देखा था, है ना, कब हाइपोस लगेगा, कब अस लगेगा, कभी कब बरिक, तो आप उस तरह का सीक्वेंस से आप देख सकते हो। ये चार को आपको एग्जांपल दे दिया जाता है, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। राइट, तो आप उसमें कंफ्यूजन मत होना। राइट,
अब आते हैं सिलिकेट्स पे। क्या आएंगे? सिलिकेट्स पे। अब सिलिकेट्स के लिए भी मैंने बहुत अमेजिंग ट्रिक बताया है, इसमें भी हम एक एक्ट्रेस का नाम लेने वाले हैं। अब वो नाम कैसे लेंगे वो देखो। पहले सिलिकेट्स लिखते हैं, सिलिकेट्स लिखता है SiO4, राइट। क्या लिखते हैं? SiO4 लिखते हैं, राइट। अब हम यहाँ क्या करते हैं ना वो देखो, हमें ऊपर में वाले से जो SiO4 हमने लिखा है, SiO4 लिखा है और ऊपर में -4 लिखा है। क्या लिखा है? SiO4, ऊपर में -4। तो ये जो ऊपर में -4 है ना, तो उसको हमें क्या करना है? एक एक माइनस करते चलना है। तो क्या लिखेंगे? SiO-3, SiO-2, SiO-1 और SiO, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, राइट। हमने SiO4 ये जो लिखा था ना नीचे वाला 4, अब नीचे वाले 4 में हमें 0.5 माइनस करते चलना है। क्या करना है? 0.5 माइनस करते चलो। तो क्या हो जाएगा? SiO-3 था, यहाँ लिख दो 3.5, SiO-2 यहाँ 3 हो जाएगा, SiO-1 यहाँ 2.5 हो जाएगा और SiO यहाँ 2 हो जाएगा। तो जब हम 2 तक पहुंच जाएंगे ना, SiO2 यहाँ तक जब हम पहुंच जाएंगे तो उसके आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखो ट्रिक, यहाँ पर अपने ट्रिक हम बताते हैं। ओ प्रियंका चोपड़ा, तुम 2D मूवी बनाती हो, 3D मूवी क्यों नहीं बनाती? तुम 2D मूवी बनाती हो, 3D मूवी क्यों नहीं बनाती? अब बोलोगे सर ये कैसा ट्रिक है, ये क्या फालतू ट्रिक है। देखो अब मैं बताता हूँ इसका नाम, है ना, इसका नाम मैं बताता हूँ। ओ से याद आना चाहिए आपको ऑर्थोसिलिकेट्स, पी से पायरोसिलिकेट, सी से साइक्लिक सिलिकेट, 2 से 2D सिलिकेट्स और 3D से 3D सिलिकेट्स। ओ से क्या? ऑर्थोसिलिकेट्स, पी से पायरोसिलिकेट्स, सी से साइक्लिक सिलिकेट्स और 2D से 2D सिलिकेट्स और 3D से 3D सिलिकेट्स। तो ये 5 नाम जो थे मेरे को आपको याद करानी थी, तो मैंने उसको याद कराने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बना दी। ओ प्रियंका चोपड़ा, तुम 2D मूवी बनाती हो, 3D मूवी क्यों नहीं बनाती? और मैंने सीक्वेंस भी बता दिया कि आपको किस तरह से आपको याद करना है और किस तरह सीक्वेंस को पहले लिखना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया था 2019 में, ये जो साइक्लिक एसिड था ना, ये आपको पूछा गया था। अब साइक्लिक एसिड क्या था? फॉर्मूला SiO3-2। ये आपको तभी याद होगा जब आपको ये पैटर्न याद हो, है ना। तो ये बहुत मुश्किल से मैंने ये पैटर्न बनाया है, तो आपको याद करने में आपको इजी होगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन जरूर करना, है ना। अब बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। उसके बाद क्या आएंगे अपन? थर्मल स्टेबिलिटी पे। अब थर्मल स्टेबिलिटी को भी मैंने बहुत इजी ट्रिक से साथ समझाया। अब उसमें भी क्या समझना है हमें? थर्मल स्टेबिलिटी में भी हम देखना है कोवैलेंट कैरेक्टर और आयोनिक कैरेक्टर को। तो कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर की बात अगर हम करें तो कोवैलेंट कैरेक्टर कहता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बाइंड बॉन्ड एनर्जी के। किसके? बॉन्ड एनर्जी के। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है कि बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी। और हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होती है ज्यादा होती है, क्योंकि हमें इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और हमें ये भी पता होगा कि अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने कनेक्ट भी किया था कि अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो एस परसेंटेज भी ज्यादा होगा, और एस परसेंटेज ज्यादा होगा इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। ये तो आपको पता होगा। तो इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर भी हमें पहचानना है, तो हमें ये देखना होगा कि कोवैलेंट कैरेक्टर में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। इसको भी कनेक्ट हमने कर दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। अब है दूसरा है आयोनिक। आयोनिक के अंदर दो चीज आती है, एक होता है मोनो एटॉमिक और एक होता है पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक कहने का मतलब किसी एक एटम के साथ एक ही एटम अटैच हो, और तो हम बोलेंगे उसको मोनो एटॉमिक, है ना। और पॉलीएटॉमिक कहने का मतलब है कि कोई एक एलिमेंट है उसके साथ कोई एक से अधिक एलिमेंट और अटैच होता है, तो हम उसको कहेंगे पॉलीएटॉमिक। और दोनों में क्या होगा? चार्ज प्रेजेंट होगा, या तो चार्ज बोलो या तो फिर आयन बोलो, वो प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव या अदरवाइज नेगेटिव, राइट। अब आयोनिक में एक आयोनिक का क्या कहना है वो देखो। आयोनिक का कहना है कि अगर वो मोनो एटॉमिक होगा, मोनो एटॉमिक होगा तो हम कहेंगे कि वो जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा लैटिस एनर्जी के। या फिर लैटिस एनर्जी बोलो या तो बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बात एक ही है। तो है ना, ये भी ये चला जाएगा किसके तरह? बिल्कुल कोवैलेंट की तरह।
लेकिन अगर मान लो वो आयोनिक ही भी है और पॉली एटॉमिक है, तो उस टाइम जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगी तो आपको क्या क्या याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी भी उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पोलराइजेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट्स में भी डाले हैं और हमने इससे पहले लेक्चर में भी कंप्लीट किया, तो ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो पॉली एटॉमिक का कहना है कि अगर पॉली एटॉमिक होगा तो हम बोलेंगे कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और अगर मोनो एटॉमिक होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी ऐसा में आपको कुछ डाउट आता जा रहा होगा ना, तो चलो उसको क्वेश्चन के थ्रू अपन सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन मैंने दिया है, क्या क्या लिया है मैंने, HF, Cl, Br और HI। क्या लिया है, HF, HCl, HBr और HI, ये मैंने लिया है, राइट। अब बताना है आपको कि इसमें से ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी। कोवेलेंट को पहचानना, तो देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा होगा आपको, कोई भी चार्ज दिख रहा है क्या, कोई भी आयंस दिख रहा है आपको, किसी में पॉजिटिव या नेगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ये कैसा कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आपको थर्मल स्टेबिलिटी बताना है ज्यादा किसकी है, तो आपको ये देखना होगा कि ज्यादा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। देखो, अब अगर आप पीरियोडिक टेबल याद होगा तो मैंने वहां बताया हुआ था कि फालतू क्लोरीन बर्बाद आइसक्रीम एट, फालतू क्लोरीन बर्बाद आइसक्रीम एट मैंने कहा था कहीं पर, देखो इस जगह पे है ना, ये देखो, राइट। अब ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, मतलब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, राइट। हम क्या आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, और डाउन द ग्रुप हम जब भी आते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीजेस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी, आयोडीन की, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इस फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इट मींस उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगा और HI का सबसे कम होगा, राइट। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस को लगा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है NH3 PPH3 ASH3 एंड SbH3। अब इसमें भी आपको देखना क्या है, इसमें भी देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी। देखो अब इसके यहाँ पर है नाइट्रोजन फोस्फोरस एज सब भी, नाइट्रोजन फोस्फोरस एज सब भी, तो देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, इट मींस Sb की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो इस तरह से सीक्वेंस हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हुई क्या इसमें थर्मल स्टेबिलिटी को बताने में, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, राइट। तो कोवेलेंट में भी कोई दिक्कत नहीं, तो आयोनिक में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आयोनिक में आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन मोनो एटॉमिक है और कौन पॉली एटॉमिक है, राइट। अब देखो यहाँ आयोनिक एग्जांपल में देता हूँ, LiH, NaH, KH, RBH और CSH। अब देखो यहाँ पर आपको बताओ ये आयोनिक है या आयोनिक है कि नहीं है। जब बोलोगे सर ये आयोनिक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हमें दिख रहा है, राइट। एक मतलब चार्ज तो है ना यहाँ पर, बिल्कुल। दूसरी बात, यहाँ पर वह अगर आयोनिक है तो बताओ ये मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। तो बोलो सर मोनो एटॉमिक है, क्योंकि यहाँ एक एटम के साथ दूसरा एक ही एलिमेंट अटैच है, बाकी नहीं। जैसे कि लिथियम है तो उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, सोडियम है तो इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच है, पोटासियम के साथ हाइड्रोजन अटैच है, रुबिडियम के साथ हाइड्रोजन अटैच है, इस तरह का चलता जा रहा है। तो अब हमें बताना है, तो ये तो मोनो एटॉमिक है तो ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, राइट। तो देखो यहाँ पर हमें थर्मल स्टेबिलिटी बताना है, तो देखो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, वो देखने के लिए आपको ये याद होना चाहिए, इसका ट्रिक क्या था कि हलीना के रब से फरियाद, क्या था, हलीना के रब से फरियाद, राइट। तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, इट मींस डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा हाइड्रोजन के पास, उसके बाद आएगा लिथियम के पास, उसके बाद सोडियम के पास, उसके बाद रुबिडियम के पास, और उसके बाद अपना CS के पास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, LiCl है, NaCl है, KCl है, RbCl है, CSCl है।
आप इसको सॉल्व करो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कि बस आप चेक करो कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी होगी। तो देखो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है, तो कुछ भी नहीं है, ये भी वही है, हलीना के रब से फरियाद वाला ही ट्रिक लगाना है आपको। लिथियम है, सोडियम है ना, पोटाशियम है, तो इस पर से नीचे आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, लिथियम के पास इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और यहाँ पर हमारा Cl जो Ca है, Cs है, उसमें सबसे कम है। तो इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगा, राइट। अब तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉली एटॉमिक की। पॉली एटॉमिक आपको देखना है, देखो MgCO3 है, CsCO3 है, SrCO3 है, BaCO3 है, राइट। अब देखो यहाँ देख ही सकते हो कि यहाँ एक एलिमेंट के साथ एक से अधिक एटम अटैच है, राइट। जैसे कि मैग्नीशियम है, उसमें कार्बन भी अटैच है और ऑक्सीजन भी है। कैल्शियम है तो उसमें कार्बन भी, यहाँ पर क्या है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, राइट। तो इस तरह का आपको देख सकते हो यहाँ पॉली एटॉमिक है। और पॉली एटॉमिक में हमने कहा था कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ पर भी आप क्या चेक करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, या तो आप चेक करो एटॉमिक साइज, क्योंकि हमने कहा है एटॉमिक साइज जो होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। पर मैं ये आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली सही आएगा। देखो यहाँ क्या है, मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, ये सब है ना। तो मैग्नीशियम है यार, कैल्शियम है, ये देखो ये रहा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये कुछ ट्रिक है आपको, ये मैंने बताया था। तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इस Ba के पास, किसके पास, इस Ba के पास। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो होना तो चाहिए था कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो, पर ये क्या है, पॉली एटॉमिक है। और अगर पॉली एटॉमिक है ना, तो पॉली एटॉमिक के लिए क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होगा Ba का, पर इसका थर्मल स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा होगा, राइट। और सेकंड क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, LiNO3 NaNO3 KNO3 RbNO3 CsNO3। ये भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया हमने, ऊपर से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो और उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो। जैसे लिथियम है, फिर सोडियम है, हलीना के रब से फरियाद, है ना, हलीना के रब से फरियाद, ये वाला ट्रिक लगाना है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कुछ भी हमने नहीं किया, बहुत इजी से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं डाइनाइट्रोजन की। डाइनाइट्रोजन को हम लिखेंगे किससे लिखते हैं, N2 के साथ, राइट। किससे लिखते हैं, N2 के साथ लिख देते हैं, राइट। अब ये डाइनाइट्रोजन है ना, इसमें हमें दो फेज को पढ़ना है। पहला है प्रिपरेशन फेज, दूसरा है हमें रिएक्शन फेज। पहला क्या पढ़ना है हमें, प्रिपरेशन फेज, और दूसरा हमें पढ़ना है रिएक्शन फेज। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, इसको भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखो हम लोग कभी घर में रोटी तो बनाते ही होंगे। अब रोटी अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो हम इकट्ठा करते हैं, राइट। जैसे वाटर चाहिए, उसके लिए आटा चाहिए, है ना। आटा में हम इसको मिक्स करते हैं, फिर रिएक्शंस होता है, उसके बाद ही तो प्रोडक्ट बनता है, राइट। इट मीन्स हमने क्या किया, पहले तो सामान जो भी इसमें उसके लिए सामान चाहिए था वो हमने प्रिपेयर किया, उसके बाद उसमें क्या किया, वाटर डाला तो उसमें कुछ रिएक्शंस हुए, और रिएक्शंस होने के बाद हमें फाइनली रोटी मिलता है। इट मीन्स प्रोडक्ट बाद में बनता है। तो डाई नाइट्रोजन के साथ भी उसी तरह करना है, पहले हमें उसको प्रिपेयर करना होगा कि पहले नाइट्रोजन N2 बनेगा कैसे, और बनने के बाद उसके बाद कुछ रिएक्शन अपन करके देखेंगे, रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है वो हमें चेक करना है। तो पहला आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर NH4Cl प्लस NaNO2। अब जब हम NH4Cl और प्लस NaNO2 को जब हम मिलाएंगे तो रिएक्शन तो होगा ही होगा। अब रिएक्शन क्या होगा वो देखो, प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, अब प्रिपेयर करना है हमें क्या, N2 को प्रिपेयर करना है। N2 हमें किसी भी हाल में चाहिए, डाई नाइट्रोजन हमें किसी भी हाल में चाहिए। तो अब डाई नाइट्रोजन अगर चाहिए हमें, तो इस रिएक्शन में क्या करो, इस रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं उसको हटाना पड़ेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, हीट देंगे तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो हट जाएंगे। जैसे कि NH4Cl है और यहाँ NaNO2 था, तो यहाँ H4 और यहाँ O2 कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब H4 और O2 बाहर चला जाएगा। और हमें पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर चले जाएंगे, 2H2O बाहर चला जाएगा, राइट। रिएक्शन तो समझ आ रहा होगा आपको, अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से बोलूंगा कि अगर नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, ओके। अब देखो यहाँ रिएक्शन कर लिया अपन ने, अब यहाँ उसके बाद बचा क्या, अब यहाँ बचेगा NCl और यहाँ बचेगा NaN,
राइट। तो ये यहाँ नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन, दोनों जब मिल जाएंगे तो कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा, जो कि चला जाएगा बाहर। और यहाँ जो ये क्या है, Na है, ये रहा Cl, तो ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, बन जाएगा NaCl, और N2 बाहर चला जाएगा। इट मीन्स हमने क्या कर लिया, N2 का प्रिपरेशन कर लिया। तो यही है हमारा प्रिपरेशन फेज, राइट। यही था हमारा प्रिपरेशन फेज। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, मेरे हिसाब से तो कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट जरूर कर देना, ओके। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। दूसरा एग्जांपल, कहीं मान लो कभी ऐसा आ जाए आपको कि लिख दिया जाए कि BaN3 होल 2, क्या लिख दिया जाए, BaN3 होल 2। अब BaN3 होल 2 है। अब बोलोगे सर इसमें हमें नाइट्रोजन कैसे निकालें, तो हम तो इसमें हीट भी नहीं कर सकते। बोलोगे हीट करेंगे तो वाटर तो है ही नहीं सर। तो वाटर अगर नहीं हो, इस ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर वाटर हो ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन भी ना हो और ऑक्सीजन भी ना हो, तो हम इस तरह में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ कि ये जो BaN3 होल 2 है ना, ये एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ही याद रख लेना है आपको कि BaN3 अगर होल 2 दिख जाए तो इसका मतलब जब इसको हम हीट करते हैं ना, तो फाइनली प्रोडक्ट हमारा Ba और N2 बनता है। ये डायरेक्टली आप याद ही रख लो, क्योंकि ये एक्सेप्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि BaN3 होल 2 को अपन हीट करते हैं तो हमें Ba और N2 मिलता ही मिलता है, राइट। क्योंकि देखो यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन तो होते ही हैं, पर मैं एक ही बताता हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन नीट में आया भी था, तो मैं इसलिए मैं आपको उस फोकस भी कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्रिपरेशन फेज तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं रिएक्शन फेज में। अब हम रिएक्शन कराएंगे, जो भी हमने प्रिपरेशन किया ना, जैसे N2 का भी प्रिपरेशन कर लिया, अब उसको रिएक्शन करवाएंगे किसी दूसरे के साथ। जैसे कि N2 लिया हमने, हमने उसको क्या किया, 6Li के साथ रिएक्शन करा दिया। किसके साथ करा दिया, 6Li के साथ रिएक्शन करवा दिया। अब 6Li के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 2Li3 और N। अब बोलोगे सर आप ऐसा लिखते कैसे हो, बहुत कभी भी दिक्कत आ रही होगी, तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो 6Li है, मतलब यहाँ 6Li प्रेजेंट है, 6 लिथियम है, और यहाँ N2 मतलब 2 नाइट्रोजन है, राइट। अगर हम इसको यहाँ पर 2Li3 लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6, तो हम 6Li लिखे हैं। और यहाँ क्या है, 2 × N क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो वही तो हमने लिखा है, बस ऐड कर दिया है कि नहीं। अगर आप इसको अगर आप देखना चाहो तो आप इसको तोड़ के भी देख सकते हो, राइट। दूसरा एग्जांपल है 3Mg प्लस N2, 3Mg प्लस N2, ये क्या हो जाएगा, Mg3N2। अब बात करते हैं N2 प्लस O2, तो N2 और O2 है तो इसमें 2 2 तो कॉमन है ही, 2 2 बाहर चला जाएगा, बचाएगा क्या, NO, तो हो जाएगा 2NO, राइट। रिएक्शन में बार बार मैं कह रहा हूँ, रिएक्शन में अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया को लिखते किससे हैं, NH3 के साथ लिखते हैं, और ये NH3 है। अब इसमें भी हम दो फेज पढ़ेंगे। पहला फेज पढ़ेंगे अपना क्या, पहला फेज है प्रिपरेशन फेज। पहले इसको प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने के बाद इसमें कुछ रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो भी देखेंगे। तो पहले आते हैं प्रिपरेशन फेज में। प्रिपरेशन फेज हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अमोनिया का प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें यूरिया को लेंगे। किसको लेंगे, यूरिया को लेते हैं। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। क्या होता है, NH2CONH2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, लेकिन यूरिया का तो आपको याद रहना ही चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, राइट। अब यहाँ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर हम कैसे हम अमोनिया बनाएंगे। देखो हम इससे पहले जो प्रोसेस देख रहे थे वहां पर डाई नाइट्रोजन बना रहे थे, तो डाई नाइट्रोजन में अपन हीट करके जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे उसको बाहर कर रहे थे। लेकिन अमोनिया अगर हमें बनाना है ना, तो उसमें हमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना होगा। क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ NH2 है, CO है, NH2 है, हमने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। तो एक H2O होता है, राइट। तो एक H चला जाएगा NH2 के पास, दूसरा H चला जाएगा फिर से NH2 के पास, और एक O चला जाएगा इस CO के पास। तो CO के पास जो ऑक्सीजन क्या वो बन जाएगा CO2, और CO2 बन के रिलीज हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ NH2 था, यह एक H यहाँ चला गया, क्या हो जाएगा, NH3 बन जाएगा। ये भी NH2 था, एक H यहाँ गया तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। तो हमने देखा कि जब हमने यूरिया को लिया और उसमें एक हमने वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ दिया, तो हमें 2 NH3 मिला और एक CO2 रिलीज हो जाता है।
तो ये आप एग्जाम्पल देखा देखा लग रहा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी बुक में अगर देखा है ना तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है, आप चाहो तो देख सकते हो। राइट, अब क्या किया हमने, अब दूसरा एक्शन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ। दूसरा प्रिपरेशन किसके साथ करते हैं, अमोनियम सॉल्ट के साथ। तो अमोनियम सॉल्ट हमने लिया, अमोनियम सॉल्ट को अगर हम लाइम और कॉस्टिक सोडा के साथ अगर ट्रीट करते हैं, लाइम या कॉस्टिक सोडा के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो भी हमें NH3 देखने को मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि हमें NH3 किससे किससे मिला, तो एक यूरिया से मिला जब हमने वाटर ऐड किया, दूसरा हमें मिलता है एल्युमिनियम के साथ, अमोनियम के साथ, कब, जब हम उसको या तो लाइम के साथ ट्रीट करें या तो फिर कॉस्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं तो भी हमें NH3 मिल जाता है। और हमें याद करो, हमने पहले भी देखा था एक कि हार्बर प्रोसेस, और हार्बर प्रोसेस से हमने देखा था क्या मिलता है, तो अमोनियम मिलता है, जो कि मैंने ट्रिक भी आपको बताया था। राइट, तो ये तीन चीज से हमें अमोनियम मिल जाता है। अब ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया समझो ना, ये दो चीज से रिएक्ट कर सकता है, एक मेटल के साथ, दूसरा नॉन मेटल के साथ। तो अगर ये अमोनिया मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, अगर ये अमोनिया मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, मतलब बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। लेकिन अगर NH3 किसी मेटल के साथ नाम मतलब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर ले, मेटल सॉल्ट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ वो अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है, HNO3। और नाइट्रिक एसिड जो है ना, मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है। तो अब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, और नॉन मेटल के साथ कैसे क्या फॉर्मेशन करता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन मेटल के साथ। अगर ये नाइट्रिक एसिड HNO3, अगर ये नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्शन करता है ना, तो लास्ट में ये एक एसिड का फॉर्म करेगा ही, क्या करेगा, एक एसिड का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। अब एक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करेगा वो देखो। जैसे कि ये है, क्या कर लो, नॉन मेटल है, हमने लिया है तीन, क्या क्या लिया है, आयोडीन लिया है, सल्फर लिया है और फास्फोरस लिया है। राइट, तो I2 लिया, हमने I2 को लिया और हमने HNO3 के साथ ट्रीट कर दिया। तो जैसे हमने उसके साथ ट्रीट किया तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आयोडिक एसिड HiO3। क्या हो जाएगा, HiO3। क्या बन जाएगा, HiO3 बन जाएगा। राइट, कुछ भी हमने नहीं किया, नाइट्रोजन रिप्लेस हो गया और क्या हो गया, जो भी हमने नॉन मेटल लिया था वो ऐड हो गया। इसमें एक चीज यहाँ पर ये याद ही रखना कि नाइट्रोजन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है। राइट, किसी भी नॉन मेटल के आते ही नाइट्रोजन जो है वो गायब हो जाता है, N2 बन के वो बाहर चला जाता है। राइट, तो देखो, दूसरा हमने लिया था सल्फर, सल्फर हमको लिया है S8। S8 के साथ जब रिएक्शन कराया हमने नाइट्रिक एसिड का तो बन गया वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसी तरह कोई भी नॉन मेटल अगर आएगा ना, नॉन मेटल, तो उसके साथ अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो वो क्या करेगा, एक एसिड का फॉर्मेशन ही करेगा। अब बोलोगे सर ये नॉन मेटल आप याद कैसे रखें, नॉन मेटल के लिए भी कोई ट्रिक होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं थर्ड वीडियो आप बना रहा हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर मैं थर्ड वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के लिए भी ट्रिक मिल जाएगा, और HCl के लिए कुछ मैंने उसमें डाउट्स बताया है, तो आप उसको भी देख लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमने तो इसको नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके देख लिया कि हाँ सर एक एसिड तो फॉर्म कर रहा है। अब हम देखते हैं इसको मेटल के साथ रिएक्शन करा के तो उसके साथ क्या फॉर्मेशन करेगा। राइट, हमने लिया है HNO3, अब मेटल के साथ कराते हैं। देखो मेटल के साथ इसकी एक कहानी है ना, मेटल के साथ इसकी एक कहानी है कि ये नोबल मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। आप बोलोगे सर नोबल गैस तो अपन ने देखा है, ये नोबल मेटल क्या चीज है ना, नोबल गैस तो अपन ने देखा है, ये नोबल मेटल क्या होता है, नोबल मेटल हमें नहीं पता। नोबल मेटल उस मेटल को कहते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं बनाता, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब बोलोगे सर ऐसा भी कोई मेटल है क्या जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, तो बिल्कुल है, वो है अपना गोल्ड और प्लेटिनियम। क्या होता है, गोल्ड और प्लेटिनियम। राइट, गोल्ड और प्लेटिनियम के क्या बनते हैं, ज्वेलरीज बनते हैं, सभी को पता है। राइट, कि अगर वो सोचो, अगर अगर वो रिएक्शन करने लगता तो फिर क्या फायदा होता, है ना। गोल्ड कोई लेता इतना महंगा समझ के और वो अगर वाटर से ही रिएक्ट करने लगता तो क्या होता, वो खराब हो जाता। और समझो अगर आपका ज्वेलर्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसका मतलब क्या है, कोई तो आपको भाई उल्लू बना के चला गया
राइट, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। आप सोचो अगर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो ये HNO3 क्या है भाई, है ना, वो उसके साथ भी रिएक्शन नहीं बनाता है, राइट। दूसरी बात, डू नॉट रिएक्ट विथ अ मेटल विच फॉर्म्स फिल्म ऑफ ऑक्साइड, है ना, जो फिल्म ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं उसके साथ भी HNO3 रिएक्शन नहीं करता है। अब वैसे कौन कौन से मेटल हैं, वो मेटल है हमारा एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम, एल और सी आर, एल और सी आर, शॉर्ट में बोले तो अल्सर, है ना, शॉर्ट में क्या बोले तो अल्सर, अल्सर एक ट्रिक है, इसके साथ भी HNO3 रिएक्ट नहीं करता है। तो आप बोलोगे सर ये HNO3 रिएक्ट करता तो होगा ना किसी के साथ, तो बोलेंगे हाँ कि बिल्कुल करता है, वो करता है ज्यादातर रिएक्ट करता है Cu के साथ और Zn के साथ, मतलब कॉपर के साथ और जिंक के साथ। अब बोलोगे सर चलो किसी के साथ तो रिएक्ट करता है तो किस तरह से करता है। अब देखो ये जो जिंक है और ये कॉपर है ना, ये दोनों रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ, लेकिन ये जो नाइट्रिक एसिड है हमारा HNO3, वो दो तरह का फॉर्म में होता है, एक डाइल्यूट और होता है और एक कंसंट्रेटेड होता है। तो ये अगर कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ और प्रोडक्ट देगा, और अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ और प्रोडक्ट देगा। जिंक के साथ वही कहानी है, अगर जिंक डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ और प्रोडक्ट आएगा, और अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ और प्रोडक्ट आएगा। अब क्या आएगा वो देखते हैं, है ना। तो पेन, अगर आप जो है पेन और कॉपी निकाल लो, आपको भी साथ साथ रिएक्शन करते चलना है। देखो पहला रिएक्शन है Cu रिएक्टेड विद डाइल्यूटेड HNO3 होल 2, या फिर बोलो कि 2NHNO3 के साथ रिएक्शन करता है। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट देगा, पहले तो कॉपर को बाहर लिख लो, Cu को बाहर आपने लिख लिया, उसके बाद क्या लिखो, H को रिप्लेस कर दो, H को बाहर चले ले जा दो, H2 को बाहर भेज दो, H2 चला गया बाहर, H2 कहाँ चला गया बाहर। अब H2 बाहर चला गया तो बचा क्या, NO3 होल 2 लिख दो। उसी तरह कॉपर जो है अगर कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा, उसी तरह Cu हो जाएगा, NO3 हो जाएगा, होल 2 हो जाएगा, Zn के साथ भी वही हो जाएगा, Zn होगा, NO3 होगा, होल 2 हो जाएगा, Zn होगा, NO3 होगा, होल 2 हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस देखो, उसके बाद का यहाँ जो H2 बचा था वो इसको कहीं एक और ऑक्सीजन मिल जाता है जिसके कारण वो H2O रिलीज कर देता है। तो यहाँ भी H2O रिलीज होगा, इसमें भी H2O रिलीज हो जाएगा, इस जिंक वाले में भी H2O रिलीज होगा और इसमें भी H2O रिलीज होगा, राइट। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ नोटिस करना है कि जहां भी कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूटेड है, दोनों में वाटर तो प्रेजेंट है, दोनों में वाटर रिलीज हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ याद रखना है कि जो कंसंट्रेशन जहाँ है, जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन वर्ड है ना, वहाँ एक NO2 भी रिलीज होगा। वहां पर क्या होगा, वहां पर NO2 भी रिलीज होगा, जहां जहां कंसंट्रेशन है वहां NO2 रिलीज होगा, और जहां जहां डाइल्यूटेड है वहां वहां थोड़ा अलग होगा। जैसे कि देखो कंसंट्रेटेड था वहां हमने NO2 तो लिख दिया, राइट, चाहे वो कॉपर रिएक्ट कर रहा हो या तो जिंक रिएक्ट कर रहा हो, दोनों में हमने लिख दिया NO2, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। डाइल्यूटेड में क्या लिखना है, सर डाइल्यूटेड HNO3 के साथ अगर कॉपर रिलीज करता है ना तो हम उसमें लिखते हैं सिर्फ NO, और अगर जिंक अगर डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्शन बनाता है तो वहां पर NO2 हो जाता है, क्या हो जाता है, NO2 हो जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पर एक और मजे की बात बताने वाला हूँ, ये जो हमारा NO है ना, ये NO में देखा जाए तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 होता है, और N2 में ऑक्सीजन स्टेट देखा जाए नाइट्रोजन का तो +1 होता है। तो इसका मतलब है कि कॉपर अगर डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्शन बनाता है तो उसके पास ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है जिंक के मुकाबले, राइट। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रिएक्शन को बता दिया है, ओके।
अब उसके बाद आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के पास। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं किससे हैं, H2SO4 के साथ लिखते हैं। अब इसमें भी हमें पढ़ना है चार चीज के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड को पढ़ना है चार चीज के बारे में कि इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी हो जाता है, डिहाइड्रेटिंग नेचर एजेंट का काम करता है और लो वोलेटिलिटी भी होता है। अब एक एक करके देखते हैं। पहला है एसिडिक कैरेक्टर। देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है, तो एसिड है तो यही तो पता चल रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर भी होगा। एसिडिक कैरेक्टर है तो मतलब क्या रिलीज करेगा, H+ को रिलीज करेगा ही करेगा, है कि नहीं। अब देखो एक एक करके देखते हैं अपन। जैसे कि यहाँ H2SO4 है ना, इसको अगर हम रिएक्शन करते हैं ना, तो ये एक बार रिएक्शन जब होता है तो इससे एक H+ बाहर चला जाएगा तो बचे बनेगा क्या, HSO4 माइनस। फिर से H+ बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, SO4-2, है ना। तो इस तरह से रिएक्शन चलता रहेगा। तो यहाँ से जब हम इस H2SO4 से जब फाइनल हमारा HSO4-2 बन गया, इट मीन्स क्या हुआ, दो H+ रिलीज हुए। अब H+ रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर है इसमें। दूसरा क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो, एजेंट का काम क्या है वो देखो। अब आप सुनने हुए ना कभी LIC के एजेंट होते हैं, है ना, LIC के एजेंट होते हैं, सहारा के एजेंट होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो LIC का एजेंट है तो वो अपना अकाउंट खोलता है। इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा LIC का एजेंट है इट मीन्स वो किसी और का अकाउंट खोलते हैं, किसी और के अकाउंट ओपन कराते हैं, राइट। एजेंट का काम क्या होता है, मतलब जिस चीज के वो एजेंट है वो दूसरे के लिए करेंगे, राइट। इसे कोई LIC का एजेंट है तो ऐसा तो नहीं होता ना वो अपना ही अकाउंट खुला रहा है दूसरा का नहीं खोलता, ऐसा तो नहीं है। ये एजेंट है तो वो दूसरा का ही हेल्प करेगा, अपना नहीं करेगा लेकिन दूसरा का जरूर करेगा। उसी तरह यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, दूसरे को करवाएगा। अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, दूसरों को करवाएगा। अब दूसरों को करवाएगा वो कैसे, देखो यहाँ एग्जांपल है CuH2SO4। अब CuH2SO4 है तो यहाँ जब रिएक्शन होता है तो मिलता है CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, राइट। अब यहाँ S है, सल्फर है, सल्फर के साथ अगर H2SO4 रिएक्ट करता है तो ये सल्फर को क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। मतलब क्या कर रहा है, देखो दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद का क्या कर लेता है, खुद का क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या करेगा, अपने आप को डिहाइड्रेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, SO2 और प्लस H2O। उसी तरह यहाँ आप देखो कार्बन है, कार्बन अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो होता है बनेगा CO2 SO2 और H2O। देख सकते हो दूसरे को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन खुद को डीऑक्सीडाइज कर दिया, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हम समझ गए होंगे। अब देखो दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सिंपल सी। अब यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है इसके पास। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या करेगा, वो खुद को डिहाइड्रेट नहीं करेगा, दूसरों को करेगा। खुद को डिहाइड्रेट नहीं करेगा, दूसरों को करेगा। अब बोलोगे सर वो कैसा एग्जांपल, अभी तो आपने कहा कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जी बिल्कुल मैंने कहा, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें एक्सेप्शन तो भर भर के होता है। तो इसमें भी ये एक्सेप्शन आता है, वो है C12H22O11 के साथ। ये जब H2SO4 के साथ रिएक्शन बनाता है तो ये क्या बन जाता है, ये जितना भी समझो तो वो वाटर है ना, जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होगा वो रिलीज कर लेगा, मतलब वो खुद रख लेगा और दूसरे को क्या करेगा, डिहाइड्रेट कर देगा, दूसरे को प्यासा रख देगा और अपना पेट भर लेगा, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। दूसरा का डिहाइड्रेट करेगा लेकिन खुद का हाइड्रेट करेगा, मतलब खुद को बचा के रखेगा। तो ये क्या करेगा, जो 12 कार्बन थे वो अलग कर देगा और 11 H2O को अपने पास रख लेगा, राइट। और बस लास्ट याद रखना है आपको कि लो वर्डलिटी तो होता ही होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है कांटेक्ट प्रोसेस। तो कांटेक्ट प्रोसेस का भी दो फेज है, प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन करने के बाद उसको किसी के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट का पता लगाएंगे। जैसे कि देखो S+O2 है तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, SO2 बनेगा। SO2 प्लस O2 है तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा। लास्ट है SO3 प्लस H2SO4, तो ये क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगा H2S2O7 बन जाएगा। इसको कहते हैं ओलियम, क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। तो कांटेक्ट प्रोसेस में हो क्या रहा है, फाइनली हम बस ऐड करते जा रहे हैं, तो कोई भी रिएक्शन उसको बस ऐड कर दो, कोई भी बाहर नहीं जा रहा है। इसमें देख सकते हो ना तो वाटर ऐड कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा, ना ही नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं, ना ही किसी को बाहर भेज रहे हैं, बस हम जो भी है उसको ऐड करके लिख देते हैं, राइट। उसके बाद हमें पढ़ना है डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन को लिखते हैं
O2, डाई ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। अब डाई ऑक्सीजन का भी दो फेज होता है, एक होता है प्रिपरेशन फेज, दूसरा होता है रिएक्शन फेज। एक होता है प्रिपरेशन फेज, दूसरा होता है रिएक्शन फेज। प्रिपरेशन फेज में हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद रिएक्शन करेंगे, फिर फाइनल प्रोडक्ट का पता लगाएंगे। अब देखो पहला अगर हमें इसको प्रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे, बाय हीटिंग O2 कंटेनिंग सॉल्ट। जो भी O2 कंटेनिंग सॉल्ट होंगे पहले उसको हीट करो, जैसे कि NO3 माइनस, SO4 माइनस, 2ClO3 माइनस। अब इसको हीट करो तो क्या होगा, जैसे कि पहले देखो, पहले लिया हमने 2KClO3, क्या लिया, 2KClO3 लिया, उसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। तो हीट करने से क्या हुआ, 2KCl बाहर चला जाएगा और 3O2 बाहर आ जाएगा। तो देखो अब यह क्या हो गया, 3O2 बाहर आ गया, इसका मतलब क्या, डाई ऑक्सीजन हमें मिल गया, राइट। दूसरा हमने फिर से उसी तरह देख किया तो उससे भी आ जाएगा, तीसरा को भी करोगे तो तीसरे से भी हमें डाई ऑक्सीजन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा, राइट। दूसरा प्रोसेस क्या कहता है, मेटल लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ही लो होते हैं, उसको भी हम रिएक्शन के थ्रू हम इससे भी डाई ऑक्सीजन बना सकते हैं। वो कैसे, देखो जैसे कि Ag है ना, Ag, Hg और Pb, ये तीनों ऐसे मेटल्स हैं जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा जाए तो बहुत ही लो होता है ना। उसको हमने क्या किया, रिएक्शन किया 2Ag2O के साथ, तो वो क्या करेगा, 4Ag प्लस O2 को बाहर कर देगा। उस तरह 2HgO है, उसको हमने ट्रीट किया तो क्या बनेगा, 2Hg प्लस O2 मिलेगा। फिर 2PbO2 है तो ये रिएक्शन करके बनेगा 2PbO2 और प्लस O2, राइट। थर्ड क्या है, थर्ड कहता है डिकम्पोजिशन। अगर हम H2O2 का डिकम्पोजिशन करेंगे, H2O2 का डिकम्पोजिशन करेंगे तो भी हमें वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा और हमें डाई ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। बोलो कैसे, देखो 2H2O2 को हमने रिएक्शन किया, हमें क्या बन जाएगा, हमें मिलेगा 2H2O प्लस O2, तो फिर इसमें भी हमें डाई ऑक्सीजन देखने को मिल जाता है, राइट। अब ये हमने प्रिपरेशन कर लिया, अब आते हैं रिएक्शन फेज में। रिएक्शन फेज में क्या होता है वो देखो, रिएक्शन फेज में आता है 2Ca प्लस O2 करोगे तो क्या बन जाएगा, 2CaO, राइट, क्योंकि 2 कॉमन है, 2 कॉमन है बाहर कर दिया। 4Al प्लस 3O2 लिखा तो क्या रिजल्ट आएगा, 2Al2O3, P4 5O2 है, रिएक्शन होगा तो क्या आएगा, P4O10 आ जाएगा। C प्लस O2 है तो CO2 बन जाएगा। 2SO2 प्लस O2 है तो क्या बन जाएगा, 2SO3 बन जाएगा। और लास्ट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है याद रखना, CH4 और 2H2O2 का रिएक्शन होता है तो ये वाटर को भी रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करेगा, राइट। अब देखो यहाँ HCl और O2 है, HCl और O2 है तो ये भी ये क्या होगा, ये वाटर को भी रिलीज करेगा और Cl2 को फॉर्म करेगा, राइट। तो मतलब ये दोनों में वाटर रिलीज हो रहे हैं। फिर है बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। क्या होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। देखो बोरेक्स से याद ही यहाँ पर नाम ही याद होगा, बोरोन। बोरोन बोरेक्स में क्या छुपा है, बोरोन छुपा है कहीं ना कहीं, राइट। देखो बोरेक्स के लिए ना मैंने बहुत ही इजी ट्रिक बनाया है, ये तो आपको पता ही होगा, आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि अगर अपन एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है। अगर एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर देता है तो वाटर और सॉल्ट मिल करके भी क्या देगा, एसिड और बेस को रिलीज कर सकता है, राइट। तो अब यहाँ पर हमें ट्रिक याद रखना है कि जो Na2B4O7 है वो एक तरह से वो क्या है, वो सॉल्ट है, और यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है। तो अब ये वाटर और सॉल्ट तो इधर है तो ये क्या बनाएगा, एक एसिड बनाएगा और एक बेस को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर हमें देखो तो यहाँ बेस क्या मिलेगा, तो यहाँ यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट है यार, ये वाटर है तो H2O लिया है हमने, क्या लिया, 2H2O लिया है। तो ये अगर वाटर है तो ये क्या रिलीज करेगा, OH को रिलीज करेगा, OH- और H+ को रिलीज करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये Na रहेगा और ये OH यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaOH बन जाएगा, जो कि एक अच्छा बेस का काम करेगा, और इससे एक एसिड बनेगा, वो क्या है, वो बनेगा H3BO3। क्या बन जाएगा, H3BO3 बन जाएगा, राइट। अब दूसरा प्रोसेस इसमें देखो, दूसरा प्रोसेस क्या करता है कि अगर हम इस बोरेक्स को Na2B4O7.10H2O को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, तो हीट करने से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो बनेगा Na2B4O7 बनेगा। फिर से अगर उसको हीट करोगे तो इसमें भी जो ऑक्सीजन होंगे वो डिसबैंड हो जाएंगे और बनेंगे NaBO2 प्लस B2O3।
अब ये जो NaBO2 बनता है ना, उसको हम कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि NaBO2 को अपन कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट, और ये आता कब है, जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं, हाईली फ्लेम में हीट करते हैं, तब जा करके ये फॉर्म होता है। ये नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बोरेक्स जो है ये क्या बोलते हैं, ये जो NaBO2 जो है सोडियम मेटाबोरेट, वो कौन सा टेस्ट में फॉर्म होता है, तो इस टेस्ट का नाम है बोरेक्स बीड टेस्ट। क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना आज का, वो है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का लिखते हैं H3BO3 के साथ। इसमें भी क्या प्रेजेंट है, बोरोन प्रेजेंट है। अब बोरोन ना दो ही फॉर्म में होता है, या तो फिर बोरेक्स में रहेगा या तो फिर वो डाइबोरिन में रहेगा। डाइबोरिन में रहता है B2S6, तो इसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो डाइबोरिन तो हो ही नहीं सकता ऑर्थोबोरिक एसिड में। रहेगा तो सिर्फ बोरेक्स रहेगा, जिसमें कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, बोरोन भी प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहता है ना। लिखते कैसे ही उसको Na2B4O7.10H2O, जिसमें हमें ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है, हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है, और बोरोन भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऑर्थोबोरिक एसिड जो है ये बोरेक्स से ही फॉर्म होता होगा, राइट। तो हम कैसे फॉर्म करते हैं वो देखो। बोरिक एसिड, अगर ऑर्थोबोरिक एसिड बनाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरेक्स को लेना पड़ेगा, बोरेक्स को लेंगे। बोरेक्स के अलावा और क्या लेना पड़ेगा, बोरेक्स के अलावा हमें HCl को लेना पड़ेगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके ये H3BO3 फॉर्म होता है। तो इतना देखना आपको याद नहीं रखना है, आप डायरेक्टली याद रखना कि ऑर्थोबोरिक एसिड तभी फॉर्म होगा जब अपन बोरेक्स के साथ HCl को ऐड करते हैं, तभी हमें H3BO3 मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी जो मैंने इस लेक्चर में कवर कर दी है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अपन क्या करते हैं, इस जो ऑर्थोबोरिक एसिड मिला ना हमें, उसको अगर अपन हीट करके देखते हैं, तो हीट करके देखेंगे तो क्या मिलता है वो देखो, है ना। हीट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखो। अगर हम H3BO3 को हीट करते हैं तो क्या क्या होगा, अगर हम हीट करेंगे तो सिंपल सी बात है, उससे वाटर मॉलिक्यूल गायब होंगे, राइट। तो पहली बार हीट किया तो एक H2O गायब हो गया। अब एक H2O गायब होगा तो क्या बनेगा, 2HbO2 मिलेगा। फिर उसको हीट किया तो फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल गायब होगा, तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा B2O3, राइट। अगर अब क्या करो, अगर थर्ड प्रोसेस कहता है कि H3BO3 है, इसको अपन अगर अब हीट नहीं कर रहे हैं, अब इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दे तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो देखो ये H2O है, राइट। ये क्या रिलीज करेगा, H प्लस और OH माइनस को रिलीज करेगा। या H3BO3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या OH होल 3 लिख सकते हैं, OH होल 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बोरोन को बाहर भेज देंगे, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, बोरोन बी हो जाएगा। अब OH होल 4 माइनस, OH होल 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक था वो यहाँ पर हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है कि क्या मेटलॉइड्स होते हैं, क्या मेटल्स होते हैं, कौन नॉन मेटल्स होते हैं, वो मेरे को मैं याद करा दूंगा, उसकी ट्रिक बताऊंगा। और एक HCl बाकी रह गया है, तो HCl को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, वो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, है ना। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना, और अगर कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, उसमें कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो बिल्कुल कमेंट जरूर करना, है ना। मैं तो यही कहूँगा कि आपको कमेंट करना चाहिए, अगर कोई डाउट रहता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या तो फिर उसमें अगर मेरे को बताने रह था तो मैं आपको उसी कॉमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा, है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब अच्छे से एग्जाम देना, कोई भी। और यार मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा प्रेशर मत लो, है ना, ज्यादा प्रेशर में एग्जाम मत लेना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर सोचोगे ना कि टफ है तो आप कभी क्लियर नहीं कर पाओगे, तो टफ सोचो ही मत। आप बस ये सोचो कि मैं जितना कर रहा हूँ ना उतना बहुत है, मैं इतना कर सकता हूँ, मुझे इतना करना चाहिए, ये रखो, है ना। ओके।